आपके रिजल्ट आने के बाद आपके घर वालों का, परिवारों का क्या रिएक्शन था? पहला रिएक्शन जब आपने घर पे, जैसे आपने बताया कि आप घर पर थे होली को लेकर, तो सबसे पहले आपने किसको बताया जब रिजल्ट आया? जब मैं उठा तो फिर मैंने वो टेलीग्राम ग्रुप पे देखा कि रिजल्ट आया। मैंने बोला मम्मी से, पापा भी बगल में बैठे थे कि रिजल्ट आ चुका है। तो फिर मैंने अपने नाम से सर्च किया, बट हमेशा मैं रोल नंबर से सर्च करता हूँ, एक आदत पड़ गई है। उस टाइम मैंने नाम से सर्च किया। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से की? क्लास 10th तक मेरी शिक्षा हुई है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, झांसी के पास ही है। और क्लास 11-12 झांसी से हुई है। देन ग्रेजुएशन IIT BHU से किया है, 4 साल का जो ग्रेजुएशन है। इंटरव्यू में जाने बड़ा अजीबोगरीब सवाल पूछा जाता है, आपसे क्या पूछा गया? इंटरव्यू में जाने से पहले एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरवाता है UPSC। तो एक वो बेस मार्क होता है जिसके बेसिस पे वो लोग क्वेश्चन अपने फ्रेम करते हैं। मतलब जरूरी नहीं है उनसे उसी से क्वेश्चंस पूछें, बट वो बेसिस हो सकता है। तो मुझसे स्टार्टिंग में क्रिकेट मेरा डेफ में था, तो 1-2 क्वेश्चन उससे स्टार्ट किए। अब UPSC ऐसी चीज है जिसमें आप जब तक फाइनल लिस्ट में नाम ना आ जाए तब तक तो आप उम्मीद कर ही नहीं सकते। बट हाँ, मुझे लग तो रहा था कहीं ना कहीं कि मेरे सारे जो मेंस हो या इंटरव्यू हो, सारा मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। वीरांगना की धरती झांसी से निकलकर प्रशांत सिंह ने UPSC में परचम लहराया है। प्रशांत सिंह ने 309वीं रैंक हासिल की है और प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे ही समझेंगे कि आखिर किस तरीके से उन्होंने तैयारी की और जब से परिणाम आया है उसके बाद से किस तरीके से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। प्रशांत, क्या हालचाल है? बस बढ़िया हूँ। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल, हम लोग भी बढ़िया हैं। और जब से रिजल्ट आया है तब से किस तरीके का माहौल है? माहौल कुछ नहीं है, बस 8 घंटे कल फोन कान में लगा था। जब से रिजल्ट आया है तब से रात 10:30 तक बस फोन ही पे था मैं। और इवन चार्ज पे लगा रहा था फोन, बार बार कॉल्स आए जा रहे थे, मैसेजेस आए जा रहे थे। तो ओवरवेलमिंग फीलिंग थी, काफी अच्छी फीलिंग थी। इवन अभी भी वही चैट, मैसेजेस, कॉल्स वही चल रहे हैं। तो बिल्कुल बधाइयों का तांता लगा है, लेकिन ये 8 घंटे का फोन जो आना है वो अब सुखद एहसास दे रहा होगा। हाँ, अच्छा तो लगता ही है जब रिजल्ट आता है, जब लिस्ट में नाम आता है तो एक अलग तरीके की फीलिंग आती है। अभी मैं क्योंकि घर पे भी था, होली की छुट्टी पे आया था, तो मैं ऑलमोस्ट सोने ही जा रहा था जब मेरे कलीग का कॉल आया कि रिजल्ट आ गया ऐसा ऐसा। और फिर मैंने देखा, लिस्ट में अपना नाम देखा तो अच्छा लगा। तो अभी क्या प्लान है? इससे पहले भी आपने अटेम्प्ट दिया होगा? हाँ, इससे पहले जैसे 2023 में भी मैंने इंटरव्यू दिया था, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। और 2022 में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। तो 2021 में जब मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज का रिजल्ट आया उसके बाद फिर मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, सिविल सर्विसेज की। तो लगभग तब से ही चल रहा है, 2022 से ही चल रहा है। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से की? क्लास 10th तक मेरी शिक्षा हुई है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, झांसी के पास ही है। और क्लास 11-12 झांसी से हुई है। देन ग्रेजुएशन IIT BHU से किया है, 4 साल का जो ग्रेजुएशन है। उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन गेट एक एग्जाम होता है, उसके थ्रू NHAI में हुआ। वहां पे मैंने 1 साल काम किया। उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में हुई। तब से मैं वहीं पर कार्यरत हूँ अभी। तो प्रशांत, अब मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि आगे के लिए आपने क्या सोचा है? क्योंकि अब क्या आप एक बार और फिर से अटेम्प्ट देना चाहते हैं या फिर अब आप यहीं पे फुल स्टॉप लगा देंगे? नहीं, फुल स्टॉप तो अभी मैं नहीं लगाऊंगा, बट अभी आगे का मुझे कौन सा अटेम्प्ट देना है, अब इस बार का अटेम्प्ट देना है या नेक्स्ट ईयर का देना है, वो मुझे अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा। 1-2 दिन लगेंगे उसमें। अभी कल से तो मैं बस इन्हीं चीज़ों में बिजी हूँ थोड़ा, तो उसके बारे में थोड़ा सोचूंगा, बट अभी फुल स्टॉप तो नहीं है। तो आपके रिजल्ट आने के बाद आपके घर वालों का, परिवारों का क्या रिएक्शन था? पहला रिएक्शन जब आपने घर पे, जैसे आपने बताया कि आप घर पर थे होली को लेकर, तो सबसे पहले आपने किसको बताया जब रिजल्ट आया? बताया कि हम लोग सब साथ बैठे थे। और उस टाइम जैसे मैंने बताया मैं सोने ही जा रहा था, मेरे कलीग ने कॉल किया। तब फिर जब मैं उठा तो फिर मैंने वो टेलीग्राम ग्रुप पे देखा कि रिजल्ट आया। मैंने बोला मम्मी से, पापा भी बगल में बैठे थे कि रिजल्ट आ चुका है। तो फिर मैंने अपने नाम से सर्च किया, बट हमेशा मैं रोल नंबर से सर्च करता हूँ, एक आदत पड़ गई है। उस टाइम मैंने नाम से सर्च किया, मुझे रोल नंबर पे भरोसा नहीं था। तो फिर मैंने नाम से सर्च किया तो नाम मिला मुझे। फिर रोल नंबर चेक किया, वो मेरा ही था।
तो मैंने मम्मी से बोला कि हो गया, फिर बस यही है। फिर क्या, मम्मी अपने कॉल में बिजी, पापा अपने कॉल में बिजी। अच्छा, तैयारी में आईआईटी का कितना योगदान रहा, बनारस का कितना योगदान रहा? एक आईआईटी बीएचयू में अगर मैं बात करूं तो वहां पे एक एनवायरनमेंट है इस तरीके का कि जब आप सेकेंड या थर्ड ईयर में जाते हैं तो वहां पे जो सीनियर्स हैं वो गाइड करने लगते हैं फिर इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज हो चाहे सिविल सर्विसेज हो। अब क्योंकि मुझे सिविल सर्विसेज पहले से ही करना था तो, और ऑप्शनल मेरा सिविल इंजीनियरिंग होना था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सिविल इंजीनियरिंग अपनी स्ट्रांग करने के लिए पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज दूं, तो दैट एक बैकअप में ग्रुप ए अच्छी सर्विस भी हो जाएगी और मेरा ऑप्शनल भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज दिया पहले, देन फिर वहां पे जब जॉब हुआ फिर उसके बाद फिर मैंने इसकी सिविल सर्विसेज स्टार्ट की। तो आईआईटी का रोल सिर्फ ये वहां पे एक एनवायरनमेंट और जो सीनियर्स हैं और जो जिन्होंने अचीव कर रखा है उनसे भी जब बातचीत होती है तो मतलब वो गाइड करते हैं। बिल्कुल। कॉलेज के दौरान या बीएचयू के हॉस्टल में भी रहे होंगे आप, जी जिला से लेकर तमाम उन छात्रावास को देखा होगा आपने। जी। वहाँ के अनुशासन का कितना योगदान रहा? अब अनुशासन तो अपने ऊपर होता है। अब हॉस्टल का, आप भी हॉस्टल में कभी रहे होंगे, आपको भी पता होगा बहुत हॉस्टल का क्या सीन होता है। बिल्कुल, तो काफी अनुशासन से तो बहुत अपने ऊपर लगाव है। है, इसीलिए हम समझ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो अनुशासन तो अपने ऊपर है पढ़ाई का, बाकी नॉर्मल मस्ती वगैरह तो होती रहती है। अपने लिए बस थोड़ा टाइम निकाल के थोड़ा पढ़ाई करनी पड़ती है बस। अच्छा, आम लोगों से पूछिए तो कहते हैं भैया इंटरव्यू में जाने बड़ा अजीबोगरीब सवाल वाल पूछा जाता है, आपसे क्या पूछा गया? इंटरव्यू में जाने से पहले एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरवाता है यूपीएससी। तो एक वो बेस मार्क होता है जिसके बेसिस पे वो लोग क्वेश्चन अपने फ्रेम करते हैं। मतलब जरूरी नहीं है उनसे उसी से क्वेश्चंस पूछें, बट वो बेसिस हो सकता है। तो मुझसे स्टार्टिंग में क्रिकेट मेरा डेफ में था तो एक दो क्वेश्चन उससे स्टार्ट किए, देन वो चले गए गिग इकोनॉमी पे चले गए। जब ये 10 मिनट डिलीवरी और ये जोमेटो के सीईओ की कुछ कंट्रोवर्सी थी तो वहां से फिर उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर सेकंड मेंबर ने भी वो गिग इकोनॉमी पे कंटिन्यू किया, फिर वो ड्राइवरलेस कार्स, हाइब्रिड व्हीकल्स और इन पे गए। फिर दो मेंबर्स ने मुझसे इंटरनेशनल रिलेशंस का पूछा, एक इंडो यूएस ट्रेड डील जो है और इंडिया चाइना पाकिस्तान, इस पे पूछा। दो मेंबर्स ने आईआर का पूछा। अब क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में था तो एक दो क्वेश्चन उससे भी आए, बेसिक क्वेश्चन ही थे एप्लीकेशन बेस्ड, तो वो थे। और फिफ्थ मेंबर ने कोई मतलब उन्होंने जनरल क्वेश्चंस पूछे, जैसे उन्होंने पूछा कि क्या अभी का यूथ जो है वो इम्पेशेंट हो रहा है कि नहीं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे। वो जो भी चेक कर रहे हो, बट उनके क्वेश्चंस बहुत जेनरिक थे, बट मे भी शायद वो जज कर रहे हो उससे कोई भी चीज जो भी करना चाह रहे हो। तो इस तरीके का चला मेरा पूरा इंटरव्यू, और इंटरव्यू मेरे हिसाब से जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उन्हीं लाइंस पे ही था। अच्छा, इस तरीके के रिजल्ट की उम्मीद आपने की थी? अब यूपीएससी ऐसी चीज है जिसमें आप जब तक फाइनल लिस्ट में नाम ना आ जाए तब तक तो आप उम्मीद कर ही नहीं सकते। बट हाँ, मुझे लग तो रहा था कहीं ना कहीं कि मेरे सारे जो मेंस हो या इंटरव्यू हो सारा मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हुआ था। तो लिस्ट में मैं नाम तो एक्सपेक्ट कर रहा था, बट रैंक का मुझे नहीं आइडिया था कि कहाँ आएगी क्या आएगी। थोड़ा बहुत नाम तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल के हिसाब से। अभी आपने कहा कि क्रिकेट से ज्यादा जुड़ा हुआ है, पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा जी। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है। जी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद क्वेश्चन पूछेंगे इंटरव्यू में। उस टाइम पे मेरा 20th अभी था इंटरव्यू, तो मुझे लगा, बट पूछा नहीं उन्होंने कुछ। अच्छा, इससे रिलेटेड नहीं पूछा उन्होंने? हाँ, जबकि मेरे डेफ में क्रिकेट से काफी चीजें थी, बट उन्होंने पूछा भी तो कुछ मतलब क्रिकेट से रिलेट करके पूछा, डायरेक्टली कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था। तो यूपीएससी को बहुत टफ एग्ज़ाम माना जाता है, जैसे देश का सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। तो कितना आपके लिए ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये परीक्षा? कितना स्ट्रगल आपके लिए लाइफ में रहा? कितना किया आपने स्ट्रगल? आने वाले बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? चैलेंजिंग तो है एग्जाम, मतलब एक चैलेंजिंग भी है प्लस ओपेक है। मतलब मैं बोलूंगा, आप ट्रांसपेरेंसी की बात भी करते हैं तो ओपेसिटी की बात भी करनी पड़ेगी यूपीएससी के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जो लिख के आ रहे हैं उसमें आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। आप नहीं कह सकते इसमें से 10 में से आपको 6 मिल जाएंगे या 7 मिल जाएंगे। तो इस लेवल की अगर ओपेसिटी है तो उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है। तो चैलेंजिंग हमेशा ही होता है ये एग्जाम। और मेरे लिए स्पेशल चैलेंज ये था क्योंकि ऑफिस के साथ मुझे करना था प्रिपेयर। ऑफिस के साथ मुझे मैक्सिमम 4 से 5 घंटे मिलते थे तैयारी करने के लिए, और उसमें मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करना है और
अपना आंसर राइटिंग भी करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है इस एग्जाम में। तो वो एक कंसिस्टेंसी डेवलप करना बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। पिछले 1-2 साल या 3 साल में जितने भी प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, जो भी अटेम्प्ट दे रहा था, सबसे बड़ा चैलेंज मुझे बस यही लगा कि शायद मैं आंसर राइटिंग नहीं कर रहा था उतनी। ऑब्वियस सी बात है, मतलब 7 बजे मैं अगर ऑफिस से वापस आ रहा हूँ 7, 7:30 पे, और फिर उसके बाद मैं सिलेबस तैयार करूँ, थोड़ा रेस्ट करूँ या आंसर राइटिंग करूँ, बहुत वैसी चीज़ हो जाती थी। और मेंस के 1 महीने पहले अगर छुट्टी लेके भी अगर आंसर लिखना पड़े, उसके लिए भी थोड़ा इशू ये हो जाता है कि आपको रिवाइज भी करना है प्लस आंसर भी लिखना है। तो वो 1 महीने की छुट्टी भी बहुत हेल्पफुल उतनी नहीं होती, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग था। तो इसलिए शायद मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग गया इसमें। मतलब स्ट्रगल वाली चीज़ें रही हैं आपके इस यूपीएससी के सफलता में। तो अब आने वाले बच्चों को जो 1-2 बार में हार मान जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब हम नहीं कर पाएंगे, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, ये 3 मेन एग्जाम्स क्लियर करना, तो ये बच्चों को आप क्या बताना चाहें, कैसे प्रेरणा देंगे कि कैसे उनकी तैयारी कैसे होनी चाहिए? इसमें इस एग्जाम में जो मुझे सबसे बेसिक चीज लगी वो ये है कि आपके सोर्सेस लिमिटेड हों, आप आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस करें। मतलब लिमिटेड सोर्स के साथ आप जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, जैसे बहुत से लोग शॉर्ट नोट्स बना के भी करते हैं, मेरी वो आदत नहीं रही कभी, बट अगर कोई शॉर्ट नोट्स बना रहा है तो वो अपने इस फॉर्मेट में बनाए कि हर क्वेश्चन या हर टॉपिक पे 5 पॉइंट्स, प्रोस कॉन्स, वे फॉरवर्ड इस टाइप के बनाएं, उसी को रिवाइज करें, उसी को आंसर्स में रेप्लिकेट करें। तो मतलब आप पढ़ लेंगे, अगर आंसर नहीं लिख रहे तो भी इशू है, आप आंसर लिख रहे हैं और पढ़ नहीं रहे हैं तो भी इशू है। तो आपको दोनों चीजें एक इंटीग्रेट करके करनी चाहिए पड़ेंगी। तो हमेशा फोकस इस पे रहना चाहिए कि आंसर्स आप जो भी लिख रहे हैं, आपका जज आप खुद ही हो। आपको तीसरा इवेल्यूएटर नहीं ढूंढना कोई कि आप इससे चेक करा लो या कितने मार्क्स आ रहे कितने नहीं। आप ये सोचो, अगर आपने 5 या 15 पॉइंट्स किसी टॉपिक पे पढ़े हैं, आप उन 15 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स उस 7 या 8 मिनट में आप कितने रिकॉल कर पा रहे हो और कितने लिख पा रहे हो इन अ गुड स्ट्रक्चर, जो क्वेश्चन की डिमांड है। अगर वो हो रहा है तो फिर आपको किसी से भी इवेल्यूएट कराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पर्सनली बताऊं, ना मैंने किसी से इवेल्यूएट करा अपने आंसर्स, ना मैंने ऐसा कोई है कि मैंने बहुत सारे टेस्ट लिखे हों, कुछ नहीं किया ऐसा। मैं बस इसी बात पे फोकस करता था कि जितने भी मैंने टॉपिक्स रिवाइज किए हैं, उनको मैं कैसे, उनके कितने मैक्सिमम पॉइंट्स में रेप्लिकेट कर सकता हूँ किसी भी आंसर में, और अपने ही प्रीवियस आंसर से आप अपने फिर अगले आंसर को आप देखिए कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो वो सेल्फ जर्नी ही है ये, मतलब थर्ड पार्टी की कोई जरूरत है नहीं है सच। ये मुझे इस अटेम्प्ट में फील हुआ जो शायद मैं पहले नहीं कर रहा था। तो मतलब आपने सेल्फ स्टडी ज़्यादा की है? इस अटेम्प्ट में मेरी ऑनलाइन एक कोचिंग थी, सारथी IAS करके, तो उनका कंटेंट बहुत अच्छा था, बट अल्टीमेटली आंसर तो मुझे खुद ही लिखने थे। तो इस बार मैंने आंसर राइटिंग में बहुत फोकस किया। कोई भी क्वेश्चन होता तो उसमें मैं, भले ही मैं प्रैक्टिस या रिवाइज कर रहा हूँ सपोज, तो मैं उसको लिख के ही रिवाइज करता था। कभी ऐसा नहीं कि बस मैं पढ़ रहा हूँ, हमेशा पेन हाथ में, कॉपी नीचे, और जब भी पढ़ रहा हूँ बस कुछ ना कुछ नोट्स बनाता रहता था इन द आंसर फॉर्मेट, कि कभी भी कोई क्वेश्चन आया तो उसको आंसर फॉर्मेट में लिख लिया बस। तो बस इसीलिए 2 महीने मेरे रिवीजन प्लस आंसर राइटिंग एक साथ ही चली। मैंने कोई बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं दिए या बहुत ज़्यादा कोई मतलब लिमिटेड टाइम में कि आप 20 क्वेश्चन इतने टाइम में कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं किया। बट अगर मैं 5 क्वेश्चन भी कर रहा हूँ तो 5 क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में कि आप एज अ टेस्ट फॉर्मेट में दे रहे हो। तो ये था मेरा इस बार। तो ये एग्ज़ाम का जुनून आपको बचपन से था या फिर कोई एक टाइम पीरियड के बाद आपको लगा कि नहीं मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम देना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए? कब ये जुनून आपको कब आया अपने अंदर? जुनून तो जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते गए तो जुनून तो उस टाइम पे, अब क्योंकि यूपी से आता हूँ, छोटे शहर से आता हूँ, यहाँ पे आपको सबसे बड़ी चीज़ वही मिलती है। तो करियर पाथ भी उसी हिसाब से डिसाइड होता है कि आप 10th के बाद ग्रेजुएशन करोगे, अच्छी जगह से ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद फिर आप यूपीएससी की तरफ जाएंगे। तो वही करियर पाथ मेरा भी रहा। पहले 10th के बाद कोई साइंस ली, फिर IIT में गया, उसके बाद वहाँ पे मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज फिर इसके बारे में पता लगा। तो वो पहले से ही डिसाइडेड था करियर पाथ। मतलब इसमें मेरा कोई ये भी नहीं कह सकता कि मेरे बहुत ज़्यादा इनपुट्स हैं, बट ये भी नहीं कह सकता कि मैं अपने विल के अगेंस्ट कर रहा था कोई चीज़। अच्छा, अभी आपने बताया कि भाई तैयारी में आपने क्या क्या किया, कैसा स्ट्रगल रहा। तो जो आजकल के युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं, क्या बताएंगे आप? सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे, उनको क्या संदेश देंगे कि सोशल मीडिया का कितना सहयोग रहता है? ये बिल्कुल सोशल मीडिया करता था, ये सब करता था, कोई इसमें कोई वो नहीं है सब कि भाई सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखिए, कुछ नहीं सब करता था।
मैं बिल्कुल नॉर्मली तैयारी करता था। मैं सुबह आराम से उठता था, ऑफिस जाता था, शाम को आता था, फिर पढ़ता था, सोशल मीडिया भी यूज करता था, बाहर घूमने भी जाता था, खेलता भी था, सब करता था। तो मेरा ऐसा कुछ वो नहीं रहा कि मैं 12 घंटे या 13 घंटे डेली वाला, वो कभी नहीं रहा। नहीं, एक हाइप बना दिया जाता है कि भाई सोशल मीडिया से टाइम खराब होगा, ये तमाम चीजें, तो ऐसी चीजें नहीं रही। नहीं, टाइम अब डिपेंड करता है कितना सोशल मीडिया यूज करते हैं। अगर आप दिन भर ही सोशल मीडिया चला रहे हैं फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनता। सोशल मीडिया का यूज आपको एक रेगुलेटेड वे में करना चाहिए। अब मेरे इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉलो हुए मिलेंगे जो अपने आंसर्स पोस्ट करते हैं, क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। तो आप सोशल मीडिया का ऐसा भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। दिन के 1-2 घंटे अगर आप चला भी रहे हैं, 1 घंटे भी, तो नॉट एन इशू। आप उसको 5-6 घंटे ही सोशल मीडिया पे हैं, दिन भर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और ये सब है, फिर तो कोई सेंस नहीं बनता उस चीजों का। रेगुलेटेड वे में यूज करें और सारी चीजें करें। मतलब ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि आप एकदम 12 घंटे कमरे में बंद हो गए। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों का वैसा भी होता हो, बट मुझे तो कभी ऐसा लगा नहीं कि इस एग्जाम में ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है कि आप 12-13 घंटे कमरे में घुस के सबसे कट ऑफ होके। मुझे नहीं लगी वो रिक्वायरमेंट। बिल्कुल। अच्छा प्रशांत, जब कोई लक्ष्य निर्धारित करता है कोई व्यक्ति, तो उससे पहले जरूर सोचता है कि हाँ ये लक्ष्य हासिल हुआ तो मैं समाज के लिए ये काम करूंगा, या लोगों के लिए ये योजना लाई जाए, या इस तरीके से परिवर्तन किया जाता है तो ये सही होता है। तो आपने क्या सोचा, कभी सोचा है कि हाँ मुझे अगर मौका मिला तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, या इस तरीके से लोगों का सहयोग करूंगा? देखिए, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने से पहले कुछ चीजें तो होती ही हैं, मतलब माइंड में, कि आप सर्विसेज ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। तो सबसे पहला चीज तो ये, कोई भी सर्विसेज आप ज्वाइन करें, मेनली इंटीग्रिटी होनी चाहिए आप अपने काम को लेके। कोई भी एक काम आपको मिलता है, सपोज किसी को अगर आईएएस नहीं भी मिलता है, आईपीएस नहीं भी मिलता है, कोई और सर्विस मिलती है, तो शायद आपने जो सोचा होगा पहले कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट में ये करेंगे वो करेंगे, शायद आपको वो अपॉर्चुनिटी ना मिले किसी और सर्विस में। बट आपका जो काम है, अगर आप वो इंटीग्रिटी के साथ कर रहे हैं तो वो ही बेस्ट है। तो मैं बस वही कहूंगा कि आप जो भी आपका काम है इन सर्विस, वो भी इंटीग्रिटी के साथ होना चाहिए। एक पैशन होना चाहिए उस सर्विस को लेके, कि आप अगर ऑफिस जा रहे हैं तो आप कोई प्रोडक्टिव काम करके ही आए, ये नहीं बस टाइम पास करके आ गए। कोई भी काम हो, जरूरी नहीं आईएएस आईपीएस वाली सर्विस हो, बट कोई भी सर्विस हो, तो अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट चीज है। बिल्कुल। आपने आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी? आखिरी फिल्म मैं अभी सीरीज देख रहा था, लिंकन लॉयर का सीजन 4 आया था नेटफ्लिक्स पे, तो अभी तो वही देख रहा था, मतलब खत्म किया है अभी। कौन सी है? हाँ, पसंदीदा फिल्म? पसंदीदा फिल्म, अब ऐसे तो मैं मूवीज, मतलब मैं वेब सीरीज ज्यादा देखता हूँ, मूवीज तो नहीं। बट आप यूपीएससी की बात चल रही है तो 12th फेल अच्छी मूवी है। पसंदीदा एक्टर? नहीं, मैं मूवीज का इतना शौकीन हूँ नहीं, मैं वेब सीरीज देखता हूँ। एक्टर पसंद तो कोई नहीं है अभी तो। प्रशांत, आप ज्यादा बॉलीवुड अकेले में रहना पसंद करते हैं या फिर लोगों के बीच? क्योंकि एक यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि उन्हें पढ़ते पढ़ते अकेलेपन रहने की आदत हो जाती है। तो आपका क्या है, अकेलेपन में ज्यादा सुकून लगता है या लोगों के इर्द गिर्द रहना ज्यादा पसंद करते हैं आप? मुझे तो पर्सनली अकेले रहना ही पसंद है, बचपन से ही, अभी से नहीं, बचपन से ही। मतलब भीड़ पसंद नहीं थी कभी, और ना अभी है। तो मैं अवॉइड करता हूँ कि भीड़ ना हो, मैं अपना मी टाइम जो होता है वो एंजॉय करूँ थोड़ा। तो आने वाले समय में आप खुद को कहाँ देख रहे हैं? आने वाले समय में देखिए, अभी मेरा जो करियर पाथ है वो, मैं अगर एक बार अटेम्प्ट देता हूँ उसके बाद में थोड़ा और आपको क्लैरिटी के साथ बता पाऊंगा। अभी तो अगले 1 साल में तो मैं सोच रहा हूँ, अगर अटेम्प्ट देता हूँ तो अभी तो वही है। तो आप अपने परिवार में, अगर मैं पूछूं तो अपने परिवार में आप सबसे ज़्यादा करीब किससे हैं, और कितने सदस्य हैं आपके फैमिली में, और किससे ज़्यादा आपकी क्लोजनेस बहुत ज़्यादा है घर में? तो फैमिली में सबसे ज़्यादा करीब तो मम्मी के हूँ, और अब फैमिली में बस एक एल्डर सिस्टर है, शी इज़ इन नोएडा, भी डॉक्टर है, और फादर है, मदर है। करीब तो सबसे ज़्यादा मम्मी के हूँ। चलिए, माँ के ज़्यादा करीब हैं तो भाई माता लोगों को तो सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि बेटा सक्सेस हो जाए। जी, सफलता आपने हासिल कर ली है, इसके बाद माँ लोगों की इच्छा होती है कि भाई शादी वादी हो जाए। जी। चलिए, तो चर्चाएं भी चल रही होंगी घर में? हाँ, मतलब अभी, क्योंकि अभी एल्डर सिस्टर जो है उनकी भी शादी नहीं हुई है, तो अभी तो उतना प्रेशर नहीं है। बट यानी कि अभी आपके पास मौका है।
किस चीज का? तैयारी का? हाँ, तैयारी तो करनी ही है। वो तो मुझे डिसाइड करना है कि कब करनी है, इस साल या अगले साल, बट करनी तो है ही, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। चलिए, बिल्कुल। अभी आपने बताया कि फिर एक अटेम्प्ट देना है, और इस बार भी जो टॉपर हैं आपने देखा ही होगा कि वो भी तीसरी अटेम्प्ट में टॉपर बने हैं, तो आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जी, थैंक यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।